all. I hope you all are safe and are in the pink of your health. Welcome back to my channel Young Tutor. और आज आप जैसे देख सकते हैं एक चैप्टर से हम आए हैं सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको आप द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी जो है 9th में यू कैन कॉल इट दैट. ठीक है. सो बेसिकली ये जो है ये एक वन शॉट रिविजन वाला है पूरी चीज़, जिसमें आप एक ही बारे में पूरा हम चैप्टर जो है अच्छे से वी आर स्क्वीजिंग आउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स आउट ऑफ इट. ठीक है. सो ये इससे मेरी भी साथ साथ रिवीजन हो रही है. द बेस्ट पार्ट इज़ मेरी भी रिवीजन हो रही है आपको कराते वक्त, और आप लोगों की भी श्योर रिवीजन हो रही होगी ये वीडियो देखते वक्त. सो सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सबसे पहले ये टॉपिक से ही हम बात करें थे कि सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं. क्योंकि कि जब एक घर होता है ना, घर प्रोवाइड्स अस प्रोटेक्शन, लेकिन वो घर कैसे बना है, दिस हाउस, ये घर कैसे ओरिजिनली बना. ये घर बना है जब एक से एक ईंट जुटकर ऐसे एक से एक ईंट जुटकर उन्होंने ये एक घर खड़ा कर दिया, एक हाउस जो है खड़ा कर दिया है. वैसे ही ऑल द सिंगल यूनिट्स इन आवर बॉडी in any living organism are referred as cell. एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है लाइफ का उसको आप सेल बोलते हैं. उस छोटे छोटे यूनिट से जुड़कर आपका एक पूरा ह्यूमन बॉडी और यू कैन से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन जाता है. सो कांट वी से दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड दैट कैसे हमने सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोली, क्योंकि सेल अपना अपना फंक्शन कर रहा है. जब बहुत सारे सेल्स एक साथ आते हैं तो वो अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म. बट एक चीज़ मेरे अभी समझनी है कि हाउ इट इज़ स्ट्रक्चरल, क्या उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी है. येस माय फ्रेंड्स, सेल का एक स्ट्रक्चर भी है. सेल एक खुद एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के अंदर और भी बहुत सारी स्ट्रक्चरल छोटी छोटी चीज़ें आती हैं. लाइक सेल भी बहुत छोटा होता है और उस छोटे को भी जब हम जूम करके उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्योंकि एक छोटे से सेल के अंदर भी उससे भी छोटे कितने सारे ऑर्गेनल्स और सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं. यू वुड बी एस्टोनिश्ड टू नो दिस. सॉरी, थोड़ा सा ना फॉन्ट आज अजीब सा हो रहा है, बट जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिटन. इधर लिखा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को आप बोल रहे हैं. सो अगर कहीं आपको आगे की राइट द डेफिनेशन ऑफ सेल, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशंस टू बी रिटन, दैट इज इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. दे आर ऑल्सो नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ आपको पता लगे ना कहाँ से है, फ्रॉम द हाउस एग्जाम्पल. जो मैं आपको घर का एग्जाम्पल दिया था उसी एग्जाम्पल से ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ वाला ये वहीं से ही एग्जाम्पल उठ के आया है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया में इस पृथ्वी में बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में जो आप देख पा रहे हो, सारे ऑर्गेनिजम्स सेल्स के साथ बने हैं. चाहे वो एग्जिस्ट करते हैं यूनिसेल्युलर फॉर्म में या मल्टीसेल्युलर फॉर्म में. अब क्वेश्चन आता है कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर का मतलब क्या होता है. सो इधर यू कैन सी यूनी मीन्स वन. इधर हम साइड बाय साइड थोड़े नोट्स भी लिखते रहेंगे. सो इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग इन योर नोटबुक यू कैन ऑल्सो राइट. यूनी मीन्स वन, सेल्युलर मीन्स सेल. ठीक है. सेल्युलर मीन्स cells. In the very same manner, multi means many, and again cellular means cell. That means unicellular वो ऑर्गेनिजम्स हो गए जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल्स हैं, और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो हो गए जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स हैं. एग्जाम्पल्स क्या होते हैं यार यूनिसेल्युलर के. सो अभी क्वेश्चन फॉर्म होता है कि क्या ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक सेल के ऊपर रह रहे हैं. यस, एक सेल खुद ही इतना इंडिपेंडेंट रहता है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कि वो एक अपनी इंडिपेंडेंट फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है. और सेल्स की इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी भी है कि सेल्स आपस में मिलजुल के एक साथ एक कॉलोनी में रहते हैं. उस कॉलोनी को हम टिश्यूज़ बोलते हैं.
टिश्यूज़ जो हैं वो आगे हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स एक साथ हमारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड ऑल दीज वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू आवर ऑर्गेनिज्म। पूरा आपका एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बन के आ जाता है, ठीक है। सो एक सिंगल सेल के पास इतनी कैपेसिटी है दैट इट कैन ऑल्सो लिव और एग्जिस्ट इन इट्स फ्री फॉर्म। तो मतलब कि यूनिसेलुलर में क्या एग्जाम्पल आ गए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके। पैरामीशियम हो गए, इधर एक एग्जाम्पल गिवन है, पैरामीशियम में सिर्फ एक सेल, ठीक है, एक सेल है ये। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीबा हो गया, जो आपने मे बी 7th या 8th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। देन आपकी क्लेमानोडोमोनास हो गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं विच यू ऑल कैन फाइंड इन योर बुक्स। आई मीन बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं माई फ्रेंड्स, यू कैन सी। सो अभी थोड़ा हम डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हमें पता है दैट सेल्स, और ये जब इतनी ऐसे माइक्रोस्कोपिक टर्म्स हैं कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, एंड ये कैसे, एंड दीज आर नॉट विजिबल थ्रू आर नेकेड आइज, क्योंकि ये चीज़ें इतनी छोटी हैं कि हमारी नेकेड आई मीन्स दैट ये किसी डिवाइस के बिना, किसी इन्हांस्ड डिवाइस के बिना हमारी आइज़ को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि ये डिवाइस का नाम क्या है जिसने हमारी इतनी सारी डिस्कवरीज को लीड किया, है ना। एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस इज योर माइक्रोस्कोप। सो यू कैन रिमेंबर द नेम ऑफ द डिवाइस इज माइक्रोस्कोप, सो यू कैन रीड द डेफिनेशन एज वेल। अब लिखा है कि दिस डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप मेड इट पॉसिबल टू ऑब्जर्व सेल्स एंड स्टडी देम इन डिटेल, क्योंकि ऐसी चीज़ें, बहुत छोटा छोटा पार्ट भी ये माइक्रोस्कोप क्या करता है, आपको मैग्नीफाई करके आपको रिजल्ट पहुंचा देता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। अभी ये माइक्रोस्कोप का नहीं, ये बात हो रही है सेल्स की, किसने सेल्स डिस्कवर्ड किए। सो सबसे पहले सेल्स किसने डिस्कवर्ड किए, रॉबर्ट हुक ने, इन द ईयर 1665। अब ये याद रखना, डिस्कवरी के बाद सबसे पहले डिस्कवरी होगी, उसके बाद आपके ऑर्गेनल्स एंड सेल थ्योरीज आएंगी। ये एक हायरार्की आपको याद रखनी है कि इसके बाद ही सारी ये सब डिस्कवरी के बाद आपके ऑर्गेनल्स और सेल थ्योरीज की डिस्कवरीज वगैरह और एजम्पशंस, प्रपोजल्स वगैरह आएंगे। सो सबसे पहले सेल्स किसने डिस्कवर किए, रॉबर्ट हुक ने। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि माइक्रोस्कोप किसने बनाया, कौन से साल में बनाया, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। किसने ढूंढा इसको, सेल्स को, रॉबर्ट हुक ने ढूंढा। ऑब्जर्व्ड कॉक सेल्स। कॉक पता है क्या होता है, कॉक इज ऑल्सो नोन एज द बार्क ऑफ द ट्री। कभी आपने ट्री देखा है, मतलब ऑब्वियसली देखा ही होगा, ट्री बड़ा सा फुली ग्रोन ट्री, मैं किसी प्लांट की बात नहीं कर रही, तो उसमें कुछ अजीब सा रहता है, ये मोटू सा है ना, ऐसे सा बिल्कुल एक स्टिफ सा मटेरियल रहता है, इस चीज़ को हम बार्क बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ द डेड सेल्स, इधर आपके डेड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ये चीज़ बहुत याद रखनी है, दीज आर डेड सेल्स। सो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स कहाँ ऑब्जर्व किए, आपके व्हाट डू वी से, कॉक सेल्स में देखे या आपके बाक में देखे अंडर अ माइक्रोस्कोप, और तब उसने वो एक टर्म है जिसको हम सेल्स बोलते हैं, उसने उधर से नामकरण उसकी कर दी। अब क्वेश्चन आता है कि ये सेल्स वर्ड कहाँ से आया, ये आया एक वर्ड सेल्यूले से, सेल्यूले से आया। अब आपको पता ही है कि भाई अब सारे जितने टर्म्स हैं दोज आर फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, लैटिन लैंग्वेज से है। वेरी सेम मैनर सेल्यूले भी ये एक वर्ड है जो लैटिन और ग्रीक से आता है, ग्रीक लैंग्वेज से आता है, जिसका मतलब होता है मैनी लिटिल रूम्स। क्या है, मैनी लिटिल रूम्स। अब क्वेश्चन एक और हमारे दिमाग में, क्यूरियस माइंड्स में पैदा रहता है कि मैनी लिटिल रूम्स से उसका क्या रिलेशन था। जब रॉबर्ट हुक जी साहिब ने जब इसको जूम करके देखा तो उसको एक हनी बी लाइक स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है, ऐसे हनी बी, हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर दिखा, ऐसे ऐसे करके, और उसने सोचा कि यार ये तो छोटे छोटे रूम्स लग रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे मुझे ये कंपार्टमेंट्स लग रहे हैं, तो इसलिए उसने इसका नाम क्या रख दिया, लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर्स, सेल्यूले से वर्ड बना दिया सेल्स। रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है रॉबर्ट ब्राउन जी साहब ने डिस्कवर किया। जिसको भी नहीं पता है, भूल गए हो न्यूक्लियस क्या होता है, डोंट वरी, स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो, आपको सब जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी माय फ्रेंड्स। अभी मेन इम्पॉर्टेंट बात आता है हमारा
आपकी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। अभी हमने क्या बात की, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, है ना। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, ऑल सेल्स are capable of existing in their free state as well। और यही फ्री स्टेट वाली बात आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के साथ घटना जो है इसकी हो जाती है। मल्टी सेल्युलर, अब क्वेश्चन आता है कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कैसे फॉर्म होते हैं अगर ये फ्री स्टेट्स में भी रह सकते हैं। तो देखो, सेल्स होते हैं, बड़े सारे सेल्स एक झुंड बना देते हैं और वो फॉर्म कर देते हैं टिश्यूज़, ठीक है। टिश्यूज़ हमारा दूसरा चैप्टर भी है, इस पर भी एक वीडियो बनेगी। सो ये सेल्स टिश्यूज़ बना देते हैं। अब टिश्यूज़ जो हैं एक साथ बनाते हैं बहुत सारे ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन जब किसी के इंसान की बॉडी में बहुत ज़्यादा, तो वो बना देते हैं एक साथ एक ऑर्गन सिस्टम, है ना। इसने बना दी एक ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जो है क्या बना देता है, एक ऑर्गेनिज्म, एक किसी इंसान के अंदर एक ऑर्गेनिज्म ही बना देता है। एंड दिस इज हाउ योर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड, ठीक है। देन अब डिफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन द मल्टी सेल्युलर सेल्स एंड यूनिसेल्युलर सेल्स, ओके। ये आप देख सकते हैं, मल्टी सेल्युलर एंड यूनिसेल्युलर। अ सिंगल सेल कॉन्स्टिट्यूट्स द होल ऑर्गेनिज्म, पूरा ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म मैंने बना दिया, अमीबा सा बना दिया मैंने, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म क्या है, ओनली इट इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, फाइन। देन क्या होता है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल्स, एक सेल से ज़्यादा से ये लोग कंपोज रहते हैं। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें क्या होता है कि बस ऑर्गेनल्स होते हैं, वही पिद्दू काम कर देते हैं, खाना भी बाहर से ही डायरेक्ट लेते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंड्स ये याद रखो कि इसमें यूनिसेल्युलर में आप इधर अमीबा को ध्यान रखते हैं, दिमाग में रखना क्वेश्चंस करते वक्त, और मल्टी सेल्युलर में आप ह्यूमन बॉडी रखना, ठीक है। ह्यूमन बॉडी आप अपने दिमाग में रख के सारे क्वेश्चंस करना या इसको समझना। अमीबा क्या है, अब ये एक सिंगल सेल है और एक ही सेल जो है पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाता है। मल्टी सेलुलर सेल्स में वी ह्यूमंस, होमो सैपियंस आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल्स। जब एक सेल से ज़्यादा आ जाते हैं तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है, बॉडी फंक्शंस जो है, उसी हिसाब से वो कम्प्लेक्स होने शुरू हो जाते हैं। वेयरएज इन यूनिसेलुलर सेल्स हम क्या देखते हैं कि बहुत सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेल के ही बने हैं, उसमें ही अंदर चिट्टू बिट्टू उसके दोस्त बैठे हैं और वो दोस्त एक साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन मल्टी सेल्युलर में पूरी फैमिली एक साथ जुटी हुई है और फैमिली के साथ नेबर्स, पूरी कॉलोनी एक साथ है सेल्स की, ठीक है। सो दैट बिकम्स complex body organization. यूनिसेलुलर में क्या होता है, अ सिंगल सेल कैरीज आउट ऑल द नेसेसरी लाइफ प्रोसेसेस। ये अमीबा का एक सिंगल सेल जो है ये सारी नेसेसरी कर रहा है, यही रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, यही क्या कर रहा है, इंजेक्शन कर रहा है, यही आपकी डाइजेशन कर रहा है। डाइजेशन तो वैसे इनमें होती नहीं, आप लिख सकते हो यही आपकी एक्सक्रीशन कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, यही होते हैं ना इम्पॉर्टेंट, यही होते हैं ना इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस थ्रू लाइफ जो हम भी करते हैं और वेरियस अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं। दैट मीन्स एक ही सेल ये सारे इम्पॉर्टेंट नेसेसरी फंक्शंस ऑफ लाइफ जो है पोजेस कर रहा है, कैरी आउट कर रहा है। वेरियस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ मिलके अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आप याद रख लो, विच इज नोन एज, इधर क्या होती है, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। काम जो है आपस में बट जाता है डिपेंडिंग ऑन द सेल्स,
काम जो है आपस में बट जाते कि भाई तू ये करेगा मैं ये करूँगी, तू ये करेगा मैं ये करूँगी। अब क्योंकि एक ही सेल है, एक ही सेल आपस में कर रहा है, भाई सेल थक भी तो जाता है, अल्टीमेटली एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ टू डाई ना। वैसे ही इन यूनिसेलुलर, क्योंकि एक ही सेल है, बहुत रफ वर्ल्ड है, बहुत सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये ज़्यादा तक सर्वाइव नहीं कर पाते एंड देयर लाइफ स्पैन इज़ ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज ऑल्सो यूजुअली वेरी शॉर्ट। बहुत छोटा सा इनका टाइम स्पैन रहता है, लाइफ स्पैन रहता है, ज़्यादा नहीं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इतने कम्प्लेक्स हैं, इसलिए उनके पास इतनी कैपेबिलिटी रहती है अपने आप को इस आउटसाइड इन्वायरमेंट को कुछ करके प्रोटेक्ट करने की। सो दैट्स वाई दे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव कंपैरेटिवली अ लॉन्गर लाइफ स्पैन। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स एंड humans. I hope this is clear. Moving forward with the shape and size of cells. Cells varies in shape and size. हर एक सेल जो है शेप और साइज में अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्ट्रक्चर एंड डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शंस, कि उसका क्या काम है, उस काम के बेसिस में उसको उसकी शेप भी जो है वो उसी हिसाब से रहती है। दे मे बी ओवल, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर, स्पिंडल शेप्ड और टोटली इरेगुलर लाइक नर्व सेल। नर्व सेल कभी देखा है? ये देखो, ये इधर नर्व सेल है, ऐसे से है ना, इरेगुलर सी है, इसको हम एक शेप बोलते हैं ब्रांच्ड, ठीक है। इसकी क्या है, इलोंगेटेड सी है, ठीक है, बीच में एक न्यूक्लियस है। ब्लड सेल्स कैसे हैं, ये डिस्कॉइडल से हैं। ये क्या है, ये क्यूबॉइडल से हैं। स्किन सेल्स, स्पर्म्स देखो कैसे हैं, ऐसे हैं बिकॉज इट हैज़ टू फ्यूज विद द ओवम। इनकी एक टेल बनी हुई है और एक हेड बना हुआ है, हेड फ्यूजेस विद द ओवम, सो दैट्स वाई इनका स्ट्रक्चर भी वैसा ही बना हुआ है। टेल इज़ टू हेल्प देम स्विम इन द बॉडी, स्विम इनसाइड द बॉडी। सो ऐसे ही आपका बेसिकली काम होता है, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर, अब हम सेल स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। वॉट इज सेल मेड अप ऑफ? एक सेल जो है वो किस किस चीज़ों से बना हुआ है? सेल कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल components which perform specific functions essential to carry out life process. So अब ये एक सेल है और ये सेल के अंदर भी आपके वेरियस कंपोनेंट्स रहते हैं जो अलग अलग काम करते हैं और जो बेसिकली हेल्प करते हैं, ठीक है। मेन कंपोनेंट्स क्या है जो हमने बेसिकली पहले से पढ़े हैं, मेन कंपोनेंट्स के बारे में अभी पहले बात करें, जो पहले हमने 7 पढ़े कि ऊपर ऊपर से भाई हमें पता है सेल ऐसे दिखता है, यही 3 चीज़ें हैं 8th में हमने पढ़ी। फॉलोइंग आर द 3 बेसिक फीचर्स दैट एवरी सेल पोजेस। इसको हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हो, ठीक है। ये आ गया न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, फादर ऑफ द हाउस, ठीक है। और ये आ गया आपका साइटोप्लाज्म विच इज़ द जेली लाइक स्ट्रक्चर। अभी इसकी डेप्थ में भी आगे स्लाइड्स हैं। सो अभी आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ द outermost covering of the cell which separates cell from the internal, which separates the cell from its external environment. अब ये एक सेल है और ये उसका एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये उसका एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। अब इस सेल को जो है प्रोटेक्ट करना है। अब ऐसे तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कुछ भी अंदर आ जाए, है ना, कुछ भी आ सकता है अंदर, एंड कोई भी वायरस आ सकता है अंदर, कोई भी बैक्टीरिया आ सकते हैं, कुछ भी XYZ हार्मफुल चीज़, सब्सटेंस जो है आ सकता है अंदर। अब सेल को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा? बाय क्रिएटिंग अ बैरियर, है ना, बाय क्रिएटिंग अ बैरियर। एंड व्हाट इज द बैरियर ऑफ द सेल, व्हाट इज द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द सेल? दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज फ्लेक्सिबल एंड कंपोज्ड ऑफ बायलेयर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स क्या होते हैं जिनको नहीं पता, दीज आर फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दीज आर फैट मॉलिक्यूल्स को हम लिपिड्स भी बोलते हैं। सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी बैरियर जो है, दिस इज सेमी परमिएबल। कैसी है ये? दिस इज
सेमी परमिएबल, ये हर एक चीज़ें जो हैं आने नहीं देती हैं, कुछ ही स्पेसिफिक चीज़ों को आने देती हैं। लाइक सिक्योरिटी गार्ड जो है सिर्फ रेजिडेंट्स को आने देता है, बाकी कोई भी XYZ सामानों को नहीं आने देता है। रेजिडेंट्स में उसका खाना आता है, उसका एक्सक्रीशन आता है एंड ऑल दीज इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ द capability to decide which material should enter or leave the cell as and which should not। तो इसको हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया selectively permeable है because it is the security guard। let me give terms, it is the security guard of cell। ये आपके सेल का एक सिक्योरिटी गार्ड है। it also prevents the movement of some other materials before it, therefore it is a selectively permeable membrane। ये हर एक चीज़ों को आपके सेल के अंदर आने की कोशिश जो है अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं देता है, सिर्फ कुछ रेजिडेंट्स को, बिकॉज इट इज़ द डोर ऑफ द सेल, इट इज़ द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द सेल। हर एक चीज़ को नहीं आने देता, सिर्फ रेजिडेंट्स को या जो इम्पॉर्टेंट नेसेसरी आइटम्स हैं उन्हीं को ही अंदर आने देता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ड्यू टू विच द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन to the cells। अब डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस वी गोना लर्न व्हाट आर दीज। सबसे पहले ये जो है इसको हम बोलते हैं एक फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। दिस इज़ द मोस्ट प्रिडिक्टेड एट द मोस्ट क्लोज प्रिडिक्टेबल मॉडल ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि ऐसे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख सकता है। सो यू कैन सी दैट दिस इज़ द इनसाइड ऑफ द सेल। इसको आप इंटरनल एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और आप इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी यू कैन कॉल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑल्सो यू कैन कॉल। सो यू कैन सी ऐसे जो ये हेड एंड टेल्स ऐसे स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं लिपिड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लिपिड। एक होता है आपका जिसको पानी बहुत अच्छा लगता है, जिसको पानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये ऊपर वाला जो हेड है सर, इसको पानी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर भी पानी रहता है, बाहर एनवायरनमेंट में आपका पानी रहता है, सो इसलिए पानी वाले फेस में है। लेकिन टेल जो इसको पानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, दैट्स वाई योर टेल इज़ ऑलवेज ऑन द इनसाइड। ये क्या है? दीज आर मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसके थ्रू आपके आयंस वगैरह इसके अंदर आते हैं, ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें आपके इसके थ्रू अंदर आती हैं। Now there are some processes: endocytosis, exocytosis, endoosmosis, exoosmosis. This is the process by which plasma membrane engulfs food and other materials inside the cell। अब ये क्या है? Process in which plasma membrane, इधर भी लिखा हुआ है बट मैं स्टिल लिख रही हूँ, in which plasma membrane भी बोलते हैं बड़े लोग, membrane engulfs food and other materials by creating projections, क्या आप ये projections देख नहीं पा रहे हैं? ये देखिए, इसने ऐसे projections बनाए, ऐसे इसने अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि फ्लेक्सिबल होती है, उसने अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस हिसाब से ऑल्टर की। जब वो चीज़ इधर आई तो ये अंदर गया, इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज सीन इन योर गोल्जी अपैरेटस, हार्मोन सिक्रीशन, इस सब जगह में आपकी एंडोसाइटोसिस होती है और एक्सोसाइटोसिस भी होती है। सो बेसिकली अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। इस प्रोसेस से अमीबा अपना खाना एक्वायर करता है। कैन यू नेम what is the part which acquires its food, like what part of amoeba is actually doing this process of engulfing food particles? 1 2 3 yes, pseudopodia also known as false feet, और जो काम कर रहा है इस चीज़ का। movement across plasma membrane is known as diffusion क्या होता है? it is the movement of substances from region of higher concentration to lower concentration। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इधर से इधर आपके पार्टिकल्स जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि कितनी चीज़ बाहर प्रेजेंट है। यह आपकी एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या है? CO2 कम है,
एंड ऑक्सीजन ज़्यादा है, इधर क्या है CO2 ज़्यादा है एंड ऑक्सीजन कम है. सो अब कैन यू टेल कि मूवमेंट कहाँ से होगी? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर concentration to the region of lower concentration, from a region of higher concentration to the region of lower concentration. तो अब आपका ये कैसे मूव करेगा? लेट मी टेल यू. CO2 जो है क्योंकि बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, CO2 अंदर आ जाएगा, ठीक है. और आपका ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, सो इक्वल कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए ये चीज़ बाहर चली जाएगी. इस प्रोसेस को आप डिफ्यूजन बोलते हो. और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, सेल बेसिक सेल लेवल पे रेस्पिरेशन जो होती है वो आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस से ही कैरी आउट होती है, ठीक है. सो osmosis would be the last topic of this class. Next lecture में we are going to discuss more on this chapter after osmosis. अभी हम पढ़ लेते हैं movement across plasma membrane is through osmosis. osmosis में क्या होता है कि आपकी solvent की movement होती है, ठीक है. आपकी किसकी movement होती है? solvent की movement. It is the process of movement of water from its high concentration to its low concentration through the semi permeable membrane. अब इसके बीच में एक semi permeable membrane होना बहुत ज़रूरी है. की पॉइंट क्या है? the word which is your semi permeable membrane. ये एक की वर्ड है इसको याद करने के लिए. सो थैंक यू एवरीबडी. इफ़ यू लर्न समथिंग डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and click the like button if you like my video, and also don't forget to click on the notification button so that you are the first ones to get notified whenever I upload a video. Bye bye.